Hello everyone and welcome back to yet another video from my channel Interactive Education, running for the best education possible from the student to the student for a better experience. And today we are going to discuss the last part of the series on nationalism in Europe for the class 10th board examination portion, and that is unit nationalism and imperialism. Now, this is a very important unit because this unit discusses a very important aspect of how after nationalism developed in Europe उसका पूरा एक तरह का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। पहले नेशनलिज्म माना जाता था कि जब कंट्री को यूनाइट किया जाए किसी कॉमन बिलीफ को लेकर, किसी कॉमन आइडिया को लेकर, अगर हम कंट्री को यूनाइट करें, इफ वी ब्रिंग ऑल पीपल टू वन कॉमन पॉइंट एंड वी ब्रिंग देम टुगेदर एज वन नेशन, जब हम राष्ट्रता बढ़ाते हैं तो वो नेशनलिज्म आया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये नेशनलिस्ट कंट्रीज बहुत पावरफुल ग्रो होती गई, वैसे वैसे इनका नेशनलिज्म का आइडिया भी चेंज हो गया। राष्ट्रता परिवर्तित हो गई, राष्ट्रता नेशनलिज्म परिवर्तित हो गया और वो इंपीरियलिज्म बन गया। और इंपीरियलिज्म ये आइडिया था कि मेरी कंट्री सबसे महान है, मेरी कंट्री सबसे महान है और उस कंट्री को हक है कि वो दूसरे देशों में जाकर अपना रोब जमाए। तो वो इंपीरियलिज्म है और इंपीरियलिज्म का आइडिया बढ़ गया, इंपीरियलिज्म का आइडिया यहां आ गया और वो पूर्ण तरह से फैल गया। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये राष्ट्रता से इंपीरियलिज्म तक का जो सफर है वो कैसे हुआ, और ये एक तरह से अच्छा भी था लेकिन एक तरह से बुरा भी था। कैसे, हम दोनों चेहरे देखेंगे इसके। लेट्स गो ऑन विद द टॉपिक। सो नेशनलिज्म टू इंपीरियलिज्म, राष्ट्रता से इंपीरियलिज्म तक का सफर। Now, by the last quarter of the 19th century, nationalism began turning into imperialism. तो अब 19th century के last quarter मतलब 1875 से लेकर 1900 तक, इस टाइम में जो नेशनलिज्म है वो इंपीरियलिज्म बनने लगा, वो उसका इंपीरियलिज्म का आइडिया बन गया। नाउ मेजर ब्रिटिश पावर, सबसे बड़ा इंपीरियल कौन था? ये ब्रिटिश, जो पूरी दुनिया में ही फैल चुके थे, हमारे साथ भी हुआ है। सो द मेजर ब्रिटिश पावर्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। जो भी मेजर ब्रिटिश पावर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ठीक है, वो एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे थे। आपको पता है मेजर ब्रिटिश पावर्स, मेजर यूरोपियन पावर्स, जो भी कंट्री में मेजर पावर्स थे, ठीक है, मेजर पावर्स अपनी यूरोप में, ब्रिटिश या इसको आप यूरोप भी कह सकते हैं, बेसिकली यूरोप कहना चाहिए। तो यूरोप के जितने मेजर पावर्स थे, जर्मनी, इटली, फ्रांस, प्रशिया, ये जितने भी एरियाज थे, ये बहुत इंटॉलरेंट होने लगे एक दूसरे के लिए कि मैं ज्यादा बड़ा हूं, वो इंफीरियर है, या मैं ज्यादा इंफीरियर नहीं हूं, मैं ज्यादा पावरफुल हूं उससे, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेपनरी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। हर मामले में एक दूसरे से झगड़ा करने पे तुले रहते थे एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर, अपने एक दूसरे से जंग करने को तैयार थे। अब उन्होंने कैसे कैसे जनता में भी ये डिवीजन क्रिएट किया। दे मैनिपुलेटेड द सेंटिमेंट्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, अपनी जनता, अपनी प्रजा के भावनाओं को तोड़ा मड़ोड़ा, जनता की भावनाओं को तोड़ा मड़ोड़ा, उससे सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट किया एंड अचीव देयर इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस। अपने इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस को, अपने इंपीरियलिस्ट इच्छाओं को चाह देने के लिए, उसको राह देने के लिए उन्होंने अपने जनता को भी मैनिपुलेट किया। एंड इंपीरियलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया, ये इंपीरियलिज्म का डेफिनेशन है, इंपीरियलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वंस नेशन इज सुप्रीम, मेरा देश महान है, वो ठीक है, लेकिन इसके बाद का पार्ट प्रॉब्लम है। इट इन्वॉल्व्स द इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ अदर टेरिटरीज। अब दूसरे कंट्रीज का इन्वेजन, दूसरी कंट्रीज पे हमला करके उन्हें कैप्चर करना, वो इंपीरियलिज्म हो जाता है, जनरली बाय द यूज ऑफ मिलिट्री की यूज करके ही ये होता है। तो नेशनलिज्म तो बना ही, लेकिन साथ साथ वो इंपीरियलिज्म में चेंज होने लगा। क्लियर? अब हम देखते हैं एक बहुत क्लासिक एग्जांपल इंपीरियलिज्म का यूरोप में खास करके, वो है बॉल्कन प्रॉब्लम। अब बॉल्कन प्रॉब्लम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी मेजर सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, मेजर सोर्स टेंशन का यूरोप में आफ्टर 1871 मतलब इटली और जर्मनी यूनाइट हो चुके थे, तो 1871 के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी टेंशन की प्रॉब्लम थी बॉल्कन रीजन में। सबसे मेजर सोर्स था टेंशन का, क्यों देखते हैं। बॉल्कन एक रीजन था बेसिकली, और ये बॉल्कन कंप्राइज करता था कुछ स्पेसिफिक एथनिक एंड ज्योग्राफिकल स्टेट वेरिएशनल स्टेट्स का, मतलब कुछ ये डिफरेंट एथनिक और ज्योग्राफिकल वेरिएशन के स्टेट्स थे
ठीक है, और ये पूरे सारी कंट्रीज मिलकर बॉल्कन रीजन कहलाती थी। अब इसमें इंक्लूडेड थे मैसिडोनिया, सर्बिया, ग्रीस, बल्गेरिया, स्लोवेनिया एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज थे, अबाउट 12 to 13 कंट्रीज थी, और उनके इनहैबिटेंट्स को हम स्लेव्स कहते थे, स्लेव्स नहीं स्लैव्स, स्लैव्स कहते थे। ठीक है, मैसिडोनिया, सर्बिया, ग्रीस, बल्गेरिया, स्लोवेनिया एटसेट्रा, ये सारी कंट्रीज मिलकर बॉल्कन्स बनाती थी, बॉल्कन रीजन, और इनके इनहैबिटेंट्स जो यहाँ रहते थे उनको स्लैव्स कहा जाता था। नाउ मेजर पार्ट ऑफ द बॉल्कन्स वाज रूल्ड बाय ऑटोमन्स। ऑटोमन्स आपको पता है मुस्लिम रूलर्स ऑफ टर्की, ठीक है, देवर द रूलर्स ऑफ टर्की, और ये जो रूलर्स ऑफ टर्की थे ये मेजर पार्ट रूल करते थे बॉल्कन्स का मेजर पार्ट ये ऑटोमन्स रूल करते थे, ग्रीस को भी रूल करते थे, याद है, तभी यहां ग्रीस आया है। तो all through the 19th century, the European subject nationalities under Ottoman control broke away and declared independence. और ग्रीस इसका परफेक्ट एग्जांपल है। पूरे 19th सेंचुरी में, मतलब 1800s में, पूरे 19th सेंचुरी में बहुत सारी यूरोपियन जो कंट्रीज थी इस ऑटोमन कंट्रोल में, बॉल्कन रीजन में, वो इस बॉल्कन रीजन के जो ऑटोमन रूल से टूट गई, ऑटोमन कंट्रोल से उन्होंने फ्रीडम ले लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। एग्जांपल इसका ग्रीस बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जांपल ग्रीस है। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस द बॉल्कन स्टेट्स बिगैन बिकमिंग फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। अब इंडिपेंडेंट तो वो हो गए, लेकिन आजादी के बाद वो स्टेट्स एक दूसरे के जेलस हो गए। जैसे हमने देखा है जर्मनी और वैसे जैसे बाकी यूरोपियन नेशंस थे, पावर्स थे, वो एक दूसरे से जेलस होने लगे थे, वैसे ये बॉल्कन स्टेट्स भी एक दूसरे से जेलस होने लगे। एंड दे बिगैन डेवलपिंग इंपीरियल एम्बिशंस। बस इंपीरियलिज्म की आइडिया फिर उनमें पनप गई, इंपीरियलिज्म के एम्बिशंस फिर बढ़ने लगे। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम other European powers also began planning on extending their influence and territory and establishing control over the Balkans. Now, what happened was कि other bigger European powers, Britain, Germany, Italy, पोर्चुगल, ये सारे भी जो बड़े, ज्यादा बड़े पावर्स थे, वो चाहते थे कि यहां पे अगर हमारा कब्जा बन गया तो हमारी तो ऐश हो गई यूरोप में। तो वो यूरोपियन पावर्स, बड़े यूरोपियन पावर्स अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव इस एरिया, बॉल्कन एरिया में भी बढ़ाना चाहते थे और अपना इंपीरियल एम्बिशंस को अंजाम देने के लिए यहां पे कंट्रोल जमाना चाहते थे। तो क्या हुआ, द क्लैश ऑफ इंपीरियल सेंटिमेंट्स। अब बॉल्कन में तो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स थी और बाहरी ताकतें भी अब अंदर आने लगी। तो क्लैश ऑफ इंपीरियल सेंटिमेंट्स लेड टू मेनी वॉर्स बिटवीन मेजर यूरोपियन पावर्स। मेजर यूरोपियन पावर्स के बीच में ये बॉल्कन रीजन को लेकर बहुत जंगें हुई और अल्टीमेटली इन सब जंगों के करके क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 आया। वर्ल्ड वॉर 1 डायरेक्टली इन जंगों के करके नहीं था, लेकिन इन जंगों के करके बहुत कंट्रीज में क्या हो गई, इन वॉर्स के करके कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हो गई, टेंशंस हो गई, और इसके करके ऑस्ट्रिया का एक गवर्नर थे, उनका एग्जैक्ट नाम वगैरह अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रिया के गवर्नर थे, उनको टेररिस्ट ने, एक्सट्रीमिस्ट ने गोली मारकर हत्या कर दी उनकी, उनको मर्डर कर दिया, असैसिनेशन कर दिया। और ये जो मिलिटेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, दे वर सपोर्टेड बाय सम अदर कंट्री, and because of that there were tensions between the two countries, and because of that ultimately that led to world war 1। अब इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। बट अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि टेंशंस बहुत क्रिएट हुई, एंड बिकॉज ऑफ द टेंशंस क्रिएटेड देयर वाज अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 वाज केम इनटू बी, राइट। सो ये था बॉल्कन प्रॉब्लम, ये मार्क्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग वाइज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट वेल टू यू। क्लियर? So that's the Balkan problem। अब हम फाइनली चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जो है इंपीरियलिज्म ड्राइव्स नेशनलिज्म। अभी हमने देखा है अब तक इंपीरियलिज्म बहुत ही खराब चीज है, अभी तक हमने देखा कि इंपीरियलिज्म बहुत खराब है, लेकिन एक्चुअली इंपीरियलिज्म ने बहुत कंट्रीज में नेशनलिज्म जगाया। और ये कैसे हुआ अब हम देखेंगे। As major European powers began expanding territories outside of Europe and achieving their imperial ambitions, the colonized nations and their people also began developing nationalist sentiments। अब क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, वो यूरोप से भी बाहर जाना चाहते थे। और ये एग्जांपल हम देख चुके हैं, हमारे इंडिया में भी ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स थी, पोर्चुगल था कुछ कुछ एरियाज में, फ्रांस ज्यादा देर नहीं रहे, लेकिन पोर्चुगल ने गोवा पे काफी देर रूल किया। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कंट्रीज अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे यूरोप से भी बाहर। तो जैसे जैसे ये हुआ, वैसे वैसे कॉलोनाइज्ड नेशंस में भी क्या हुआ, इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट के खिलाफ बगावत होने लगी। तो ये इसके कारण उनको लगा कि हमारा देश हमारा है, तो इससे क्या हुआ, हमारा देश हमारा है, उनको कंट्री से लगाव होने लगा, कंट्री के लिए, आजादी के लिए वो लड़ने लगे। पीपल बिगैन स्ट्रगलिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स।
तो इंपीरियलिज्म हुआ लेकिन इसने नेशनलिज्म को ही जन्म दिया दूसरी कंट्री में. Many colonized nations began feeling that colonialism had suppressed their original ethnic and cultural identity. Definitely इंडिया में भी ऐसे हुआ. ब्रिटिश आए, उन्होंने हम पे हुकूमत की, उन्होंने इंग्लिश फैला दिया, इंग्लिश फैला दिया, इंग्लिश फैला दिया. हमारे लोकल लैंग्वेजेस, हमारी हिंदी भाषा, हमारी संस्कृत भाषा, हमारी पंजाबी भाषा, हमारी तेलुगु भाषा, हमारी तमिल भाषा, सबको क्या किया गया, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया और हमारी जो आइडेंटिटी है वो लो चली गई. नाउ दिस हैड ब्रॉट ऑपोजिशन imposition of ideas of foreign nations colonizers. और उन्होंने अपने आइडियाज आकर अपने आइडियाज हम पर थोपे. क्लियर? उन्होंने इंग्लिश प्रमोट किया, अपनी लैंग्वेज फ्रेंच प्रमोट की, पोर्चुगीज प्रमोट की, जर्मन प्रमोट की. ऐसे करते करते इंपीरियलिज्म बढ़ा. लेकिन ये इसके खिलाफ नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई. तो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट इंपीरियलिज्म केम अप इन मेनी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज. इंडिया में परफेक्ट एग्जांपल है गांधी जी एंड द कांग्रेस. Nations began opposing imperial domination. Each nation developed its own basis of nationalism. हर कंट्री का अपना बेसिस था नेशनलिज्म का. इंडिया में भारत माता और भारतीय कल्चर और इंडो चाइना रीजन, दो एक दूसरा रीजन है जिसपे मैं वीडियोस बाद में बनाऊंगा, उसमें भी नेशनलिज्म का अपना एक आइडिया था. ठीक है. एंड नो नेशन रेप्लिकेटेड द यूरोपियन मॉडल. ये याद रखिएगा, हर कंट्री का अपना नेशनलिज्म था. कोई भी नेशन ने यूरोपियन मॉडल को रेप्लिकेट नहीं किया. एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा वेरिएशन थे, अपनी कंट्री के हिसाब से चेंजेस और वेरिएशंस आई थी ताकि लोगों में देशभक्तिपन पे. एंड इन दिस वे नेशन स्टेट का जो आइडिया जिससे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, नेशन स्टेट के आइडिया से तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. नेशन स्टेट came to be accepted as a universal idea. यूनिवर्सल आइडिया बन गया. नेशन स्टेट एक यूनिवर्सल आइडिया बन गया और नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो फाइनली पूरी दुनिया में फैलने लगा. और ऐसे करते करते नेशनलिज्म स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. क्लियर? तो ये था आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप और इसका था लास्ट यूनिट, Nationalism and Imperialism. Thank you very much for joining me. I hope you understood everything. I hope ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ आ गया है. अगर भी अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स as much as possible. Let the message of interactive education spread all across as much as possible. Thank you very much for joining me. Goodbye. Stay healthy, stay smart. Do keep studying. Bye bye.